पहलगाम वाक़े के बाद भारत के जंगी बयानी और इल्ज़ाम तराशियों के मुकाबल पाकिस्तान सिफारती महाज पर मुतहर्रिक है। स्विट्ज़रलैंड ने पहलगाम वाक़े पर गैर जानिबदार तहकीकात में ताउन करने की पेशकश कर दी है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से टेलीफोन पर गुफ्तगू में स्विस वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ और तहकीकात के मुतालबे की हिमायत की है, जबकि तुर्की ने भारत की जारहियत पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत का ऐलान किया है। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि वो किसी भी जारहियत का जवाब देगा, जबकि भारत की यकतरफा पाबंदियाँ, सिंतास मुआहदे की मुअत्तली और बिला जवाज़ इल्ज़ामात इस अमन को नुकसान पहुँचा रहे हैं। अब सवाल कुछ यूँ है कि क्या भारत स्विट्ज़रलैंड की गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश पर मुस्बत रद्द-ए-अमल देगा? आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं आपके साथ फराज अहमद और आज गुफ्तगू के लिए पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एजाज सैयद, फ़खर दुरानी, उमर शीमा और इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त आगाज़ करेंगे इरशाद भट्टी साहब से। सवाल ये है भट्टी साहब, क्या भारत स्विट्ज़रलैंड की इस गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश पर कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे सकेगा? देखिए भाई, अगर पॉजिटिव रिस्पांस देना है भारत ने तो वो अमेरिका की बात पे देगा, स्विट्ज़रलैंड की बात पे तो बिल्कुल नहीं देगा। और अभी भारत जो है, नरेंद्र मोदी की सरकार, वो वापसी या एक तरह से बाइज़्ज़त रस्ते की तलाश में है, क्योंकि जो राह के लीक शुदा कागजात बता रहे हैं कि प्लान जो था वो बड़ा कमाल का बनाया गया था। राह ने कमाल की कहानी लिखी थी और बस अमल दरामद करने में दो चार ब्लंडर्स हो गए, वरना कहानी उनके बॉलीवुड की जो फिल्मों की तरह थी, फिल्मी, वेरी फिल्मी। लेकिन चूँकि कहानी झूठी थी, बेसरोपा इल्ज़ामात थे, मन घड़त दास्तान थी और बिल्कुल ऐसे ही जैसे 2019 में पुलवामा का ड्रामा रचाया भारत ने और अब 2024-25 में पहलगाम ड्रामा रचाया है। तो धचके जो लगे हैं भारत को या नरेंद्र मोदी सरकार को, वो अभी बर्दाश्त उन धचकों से नहीं निकल पाए भारत और मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार। अगर नरेंद्र मोदी सरकार को अगर बहुत ज़्यादा और आसान लफ्ज़ों में करें तो चार बंदे बनते हैं: नरेंद्र मोदी सरकार, जयशंकर, अमित शाह और अजीत डोल, जो लीड कर रहे हैं इन सारों को। तो पहला धचका तो भाई वही कि अमेरिका आंखें बंद करके भारत के साथ नहीं खड़ा हुआ, ब्लाइंडली साथ खड़ा नहीं हुआ, जो भारत को तवक्को थी। और अमेरिकी नायब सदर दौरे पर भी थी और उन्होंने एक बयान भी लेना था इस दहशतगर्दी के हवाले से। और भारत से जो अमेरिका से भारत को तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं हुई। दूसरा, चीन हमारे साथ जो खड़ा हो गया और खुलकर खड़ा हो गया, वो धचका लगा भारत को। और तीसरा, पाकिस्तान का जवाब, और पाकिस्तान ने इस बार जवाब दिया, बरवक्त जवाब दिया और भारतीय ज़ुबान में जवाब दिया। ख़ास तौर पर फ़ौज का रिस्पांस कमाल का रहा और कमाल का है, और आर्मी चीफ का पहले दिन से लेकर आज तक जो रिस्पांस है वो कमाल का है। और पांचवा धचका जो था वो दुनिया ने ओन नहीं किया कि सिंतास मुआहदा जो मुअत्तली है, और जो हमने फिर कहा कि किसी न्यूट्रल फोरम पर आप इसकी तहकीकात करवा लें। तो अब सारी दुनिया उसके पीछे है कि बिल्कुल तहकीक करवाएं, तफ्तीश करवाएं, इंक्वायरी करवाएं और सबूत दें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर कोई है तो। दहशतगर्दी के तो सारे मजम्मत कर रहे हैं, दहशतगर्दी तो कहीं भी हो वो काबिल मजम्मत है और दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये कैसे हुआ है जो वो फ़ौरन ही कह दिया कि पाकिस्तान ने किया? वो कहते हैं भाई सबूत दो, पाकिस्तान ने किया तो सबूत तो है कोई नहीं। अब तो एक वाइस एयर चीफ और 2 जर्नैल तक बदले जा चुके हैं और वो खलबली मची हुई है। तो भारत जो अपनी ही बुनी हुई कहानी और अपनी घड़ी हुई दास्तान में फंसा हुआ है, और जहां तक मोदी साहब इस चीज़ को ले आए थे अब उससे वापसी चाहिए। वो वापसी क्या मिलती है या किस कीमत पर मिलती है इस खित्ते को, वो एक बड़ा सवाल है। और जहां तक अमेरिका ने भी कहा है कि, और अक़वाम मुत्तहिदा में पहलगाम जो था उसकी बजाय मकबूजा कश्मीर या कश्मीर का मामला आया, और ट्रंप से अक़वाम मुत्तहिदा तक एक बार दुनिया ने माना कि ये जो कश्मीर वाला इशू है ये रिज़ॉल्व नहीं हुआ, ये नहीं है कि ये भारत का टूटा अंग है।
तो जो नरेंद्र मोदी सरकार पर अब सवालात उठाए जा रहे हैं अंदर से और बाहर से, जो तनकीद हो रही है या ये जो झूठी कहानी थी, वो उन धचकों में फंसे हुए हैं, उन चीज़ों में फंसे हुए हैं। बाकी भाईजान इशू ये है कि जंग तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन सम टाइम ऐसे फ्रस्ट्रेशन होती है कि हर चौथे दिन कोई ना कोई, ये जो जब से 2016 से मोदी सरकार आई है, हर चौथे दिन हम सरहदों पे वो हमें ले आता है और हर चौथे दिन जारियत मुसल्लत कर देता है। तो एक मरतबा लड़ लें, पहले अभिनंदन को भेज के टेस्टर तो कर लिया था, देख का एक दाना, चावल का एक दाना चख लिया था, तो आ जाओ फिर। लेकिन बहरहाल जंग नहीं होनी चाहिए। मुझे शायर लुधियानवी साहब के आज मैंने शेर याद आए हैं इस पे कि बम घरों पे गिरें कि सरहद पे रूह तामीर ज़ख़म खाती है, खेत अपने जलें के औरों के, जीस्त फाकों से तिल मिलाती है, टैंक आगे बढ़ें के पीछे हटें, कोक धरती की बांझ हो जाती है, फतह का जश्न हो कि हार का सोग ज़िंदगी मैयतों पे रोती है, जंग टलती रहे तो बेहतर है, आप और हम सभी के आंगन में शमा जलती रहे तो बेहतर है। लेकिन बहरहाल जो अगर इस बार कुछ हुआ तो सिर्फ चाय नहीं होगी, साथ पकौड़े और समोसे भी होंगे। राइट। उमर चीमा साहब, आपसे भी यही पूछना चाहेंगे, पाकिस्तान पहले से ही न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा है, बस स्विट्ज़रलैंड ने ऑफर कर दिया, क्या लगता है भारत कोई पॉजिटिव रिस्पांस दे पाएगा इस पर? अच्छा फराज, इसमें एक तो हमें ये देखना चाहिए कि ये जो स्विट्ज़रलैंड है, इस जैसे ममालिक जो हैं वो दरमियान में क्यों ऑफ़र करते हैं। तो जो दुनिया में ये जो अमीर ममालिक हैं, ये दो तरह के हैं। एक जो हैं वो लड़ाई कराने वाले होते हैं, दूसरे सुलह कराने वाले होते हैं। जो असला बनाते हैं वो लड़ाई भी कराते हैं, वो टेंशन बिल्ड भी करते हैं। और जो दूसरे वाले हैं, यानी कि वो अपने आप को इस तरह से रेलिवेंट करते हैं कि वो पीस बिल्डर होते हैं। तो जैसे नॉर्वे है या कोई स्विट्ज़रलैंड है या स्वीडन है, ये वो ममालिक हैं। और स्विट्ज़रलैंड जो है ये पीस बिल्डर है। अब क्या इन्होंने इनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड है या पाकिस्तान के हवाले से, इंडिया के हवाले से कोई करना चाह रहे हैं? इन्होंने पहले, आपको याद होगा कि जो एक सोवियत यूनियन और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो एक जिनेवा अकॉर्ड हुआ था, वो भी स्विट्ज़रलैंड उन्होंने कराया था। कोई शाम और यमन की लड़ाई में ये एक्टिव थे, उनकी सुलह कराने के हवाले से। कोई सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सुलह कराने के लिए कोशिशें भी की, जो कि अभी चाइना बाद में उन्होंने टेक ओवर कर ली, वो करना शुरू हो गए। अब पाकिस्तान के हवाले से अगर देखें तो ये माजी में भी कोशिश कर चुके हैं। इवन जब पुलवामा का इंसिडेंट हुआ था तो उसके बाद भी इन्होंने ऑफ़र की थी, तो इंडिया नहीं माना था। हाँ, ये ज़रूर है कि जो हमारी ट्रैक टू डिप्लोमेसी है उसको ये चलाने में इनका एक रोल था। जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसमें जो टेक्निकल इश्यूज आए, कोई कंटेंशियस पॉइंट थे, उसमें उन्होंने इन दोनों के दरमियान कोई राब्ते कराए। अब यह है कि अगर स्विट्ज़रलैंड कहता है तो हम तो चाहते हैं कि कोई दरमियान में आए, इंडिया नहीं चाहता कि कोई दरमियान में आए। अगर इंडिया स्विट्ज़रलैंड की मीडिएशन को तस्लीम कर लेता है तो एक उनका जो आज तक का जो एक मौक़िफ़ है कि वो कहते हैं कि ये जो कश्मीर का इशू है ये बायलैटरल इशू है, तो चूंकि ये मामला भी कश्मीर में हुआ है तो लिहाजा जब इस पे बात होगी तो कश्मीर का इशू भी दरमियान में आएगा, तो इंडिया को वो अपनी पोजीशन उसकी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है। दूसरा ये है कि उनके पास अभी तक कोई एविडेंस नहीं है। अभी तक जो एक रिपोर्ट्स आ रही हैं, मैं कल ब्लूमबर्ग देख रहा था, ब्लूमबर्ग जो एक अमेरिका का बहुत एक क्रेडिबल न्यूज़पेपर है, तो उसमें उन्होंने कहा कि अभी तक जो इन्होंने कांग्रेस और बाकी जो अपोजिशन जमातें हैं उनको जो ब्रीफिंग दी है उसमें इन्होंने कहा कि ये सिक्योरिटी लैब्स है। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि उधर इस एरिया में या ओवरऑल जो ये कश्मीर का एरिया है, इधर को तकरीबन 2 लाख फ़ौजी हैं, यानी कि हर 6 कश्मीरियों के लिए एक फ़ौजी है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद यानी कि ये ना सिर्फ ये कि इनको ये सिक्योरिटी लैब्स है, इनको इन्होंने कोई कम्युनिकेशन भी पहले इंटरसेप्ट नहीं की। तो एक तो इनको अभी तक आइडिया नहीं है। इवन जो इन्होंने फॉरेन डिप्लोमेट्स को ब्रीफिंग दी है वो भी इनसे एविडेंस मांगते हैं, इनके पास अभी तक कोई एविडेंस नहीं है। तो अगर ये किसी एक थर्ड पार्टी के पास जाते हैं तो उधर जो मामला तय होंगे वो इस बुनियाद पे होंगे कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने कराया, तो पाकिस्तान के खिलाफ आपके पास क्या एविडेंस है। तो ना तो इधर से इंडिया की पोजीशन स्ट्रांग है, और दूसरा वही बात जो कि बायलैटरलिज्म है,
वो नहीं चाहते कि एक थर्ड कंट्री दरमियान में आए, और अगर वो आता है तो फिर उनकी जो शिमला मुआहदा है यानी कि हमारी तरफ से तो वो इफेक्टिवली वो पोजीशन ही ख़त्म होगी। हमने तो जब शिमला मुआहदा को एक हेल्ड एंड अबेयंस में रखा है तो उसमें तो ये बायलैटरलिज्म तो तब है जब शिमला मुआहदा है जिसके तहत हमारा यानी कि हमने बहुत सारे इश्यूज़ को बेशमूल कश्मीर इसको दो तरफा इशू करार दिया था, और इंडिया की हमेशा ये पोजीशन रही है जी कि शिमला एग्रीमेंट के तहत कश्मीर बर्बाद होगी। मतलब ये है कि हम किसी की सालसी नहीं मानेंगे। अभी जो है यानी कि अगरचे हमारी तरफ से वो मुआहदा वैसे ही मुअत्तल है, इंडिया जो है यानी कि वो अभी यानी कि उसके लिए उसकी पोजीशन इससे कमज़ोर होती है। तो पाकिस्तान के लिए तो ये एक वेलकम स्टेप होगा, लेकिन इंडिया कभी नहीं चाहेगा। और इससे अलबत्ता ये और बात रिफ्लेक्ट होती है कि पाकिस्तान का इस बात पर कॉन्फिडेंस के हमारे खिलाफ इंडिया के पास कोई एविडेंस नहीं या वो कोई एविडेंस पेश नहीं कर सकते, वो भी रिफ्लेक्ट होती है। और इंडिया का इससे भागना वो भी इस चीज़ की अलामत है कि इंडिया जो है यानी कि वो उनके पास अगर कोई एविडेंस होती तो वो कोई ना कोई किसी ना किसी ज़रिए से अगर वो कोई किसी और को सालिस बनाने की या इनडायरेक्टली किसी को एविडेंस पेश ज़रूर करते, जो कि वो अभी तक नहीं कर सके। राइट फ़खर दुरानी साहब, आपकी क्या राय है इसके अंदर, क्योंकि इंटरनेशनली जो रिस्पांस आ रहा है वो यही है कि भारत अभी तक कोई भी ठोस सबूत फराहम नहीं कर सका। ऐसे में गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश, क्या भारत इसको सीरियस लेगा? फेस सेविंग की जो पोजीशन इस वक्त देखी जा रही है भारत की जानिब से, क्या रिस्पांस हो सकता है उनका? बहुत शुक्रिया फराज साहब। इसमें मैं 3 पहलुओं के ऊपर बात करना चाहूँगा। पहला तो यही कि ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से एक सालसी की कोशिश की जा रही है, क्या इसका इंडिया जवाब देगा या नहीं देगा। और दूसरे नंबर पे मैं ज़रा बात करना चाहूँगा कि अब तक तहकीकात हुई क्या है इंडिया की जो पहलगाम इंसिडेंट के हवाले से। और तीसरा कि क्या अब तक अभी भी कोई चांस है इंडिया पाकिस्तान के ऊपर कोई अटैक कर सकता है या नहीं कर सकता। जहाँ तक पहली बात है कि क्या इंडिया स्विट्ज़रलैंड या जो दीगर ममालिक की तरफ से ऑफ़र की गई है कि हम सालसी कराने के लिए जो है हाजिर हैं, अगर आप पाकिस्तान और इंडिया दोनों अगर इस हवाले से पहलगाम इंसिडेंट के हवाले से कोई अपने तनाज़ात को हल करना चाहते हैं, तो मैं नहीं समझता कि इंडिया कोई भी इस तरह के जो इंटरनेशनल उसके हवाले से कोई रिस्पॉन्ड करेगा या कोऑपरेट करेगा किसी भी हवाले से। देखें, ये आज का वाक़या जो पहलगाम का इंसिडेंट है, उससे पहले अगर हम 2019 वाला पुलवामा वाला अटैक देखें तो उस टाइम जो अमेरिकन साइड थी वो इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं थी जितनी अब एक्टिव है। अब तो जो उनके सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, फिर वाइस प्रेसिडेंट भी और प्रेसिडेंट तक जो है वो इंडिया और पाकिस्तान की ये जो टेंशन चल रही है उसके हवाले से उन्होंने बयानात दिए हैं और दोनों ममालिक को रिस्ट्रेंट शो करने का कहा है। लेकिन माजी का 2019 का अगर देखें तो जब इंडिया की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक भी की गई थी, उस टाइम भी सिर्फ 2 लेवल के ऊपर पाकिस्तान और इंडिया से कॉन्टैक्ट किया गया था। एक तो उस टाइम जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उन्होंने रब्ता किया था जनरल बाजवा से, और फिर उसके साथ साथ जो US सेंटकॉम के थे उन्होंने रब्ता किया था। तो ये जो एक टेंशन के हवाले से जो ग्रेविटी है वो इस टाइम अमेरिका भी समझता है कि ये दोनों ममालिक के दरमियान, क्योंकि हर दफ़ा कोई लकी नहीं हो सकते कि पिछली दफ़ा इंडिया की तरफ से जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई वो कोई कैजुअलिटी नहीं हुई जिसकी वजह से ये एस्केलेशन नहीं बढ़ सकी, और पाकिस्तान की तरफ से भी उसका जो जवाब में वो खाली जगहों पर जाके उन्होंने पाकिस्तान ने मिसाइल गिराए ताकि कोई ह्यूमन जो है वो इसमें वो कोई कैजुअलिटी ना हो। तो ये हर दफ़ा ऐसा नहीं हो सकता, और ये पूरी दुनिया को भी इसके हवाले से एक मैं समझता हूँ कि ये समझ है कि ये अगर कोई छोटा सा भी एक हादसा हो गया तो फिर इंडिया स्टार्ट तो कर सकता है, इसका रोकना फिर ये किसी मुल्क के बस में नहीं होगा। यही वजह है कि दुनिया अब ज़्यादा एक्टिव है ये 2025 का मामला है पहलगाम का इस हवाले से। तो ये इंडिया इसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। जहाँ तक बात है कि अब तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें क्या कोई पाकिस्तान के लिंक साबित हुए हैं या नहीं हुए। जब ये इंसिडेंट हुआ पहलगाम का तो उस टाइम इनिशली जो कश्मीर की लोकल पुलिस थी उन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन शुरू की, अनंतनाग के जो लोकल ASP थे उन्होंने, लेकिन अगले ही दिन से उनकी जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थी उसने ये टेक ओवर कर लिया, और अब तक 12 दिन हो चुके हैं। जितना भी इंडियन मीडिया को अगर आप देखें तो एक तो इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन के हवाले से आपको कोई खबरें नहीं मिलेंगी कि अब तक तहकीकात क्या हुई है, कोई पाकिस्तान के खिलाफ सबूत मिले हैं या नहीं मिले। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो कवरेज हो रही है सबूतों के हवाले से, जितनी इन्होंने सफ़ीरों को ब्रीफिंग्स दी है इंडिया की तरफ से, जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से कोई अभी तक सबूत नहीं दिया गया इंडिया की तरफ से कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है या नहीं है। तो ये जो एक इंडिया का मैं समझता हूँ कि ये जिसकी वजह से इंडिया अभी रिस्ट्रेंट शो कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के हवाले से, उसके पास कोई सबूत नहीं है। और उसके साथ साथ जो तीसरा अगर हम पहलू देखें कि क्या इसके बावजूद भी ये जो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके ऊपर दबाव है, जो कांग्रेस है वो उनसे बार बार पूछ रही है कि आपने क्या जवाब दिया है,
बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ और मीडिया जो मोदी के ऊपर दबाव बना रहा है कि क्या पाकिस्तान को आपने जवाब देना है या नहीं देना, तो उसका अगर देखा जाए तो ये अभी भी ख़तरा जो है गो के इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व हो चुकी है इंडिया और पाकिस्तान के टेंशन के हवाले से। लेकिन उसके बावजूद भी जो एक ख़तरा है जो भारत की तरफ से अटैक करने के हवाले से वो अभी टला नहीं है। जो सिक्योरिटीज़ रहे भी आप भी ये समझते हैं कि जो इंडियन IPL वहाँ पे चल रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैक्सिमम वहाँ पे प्रेजेंस है इंटरनेशनल प्लेयर्स की, इंटरनेशनल मीडिया की, इसकी वजह से शायद ये इंडिया वेट करेगा 25 मई का, और उसके बाद कोई इंडिया की तरफ से जो एक बिल्डअप है मिलिट्री जो उसके हवाले से वो आहिस्ता आहिस्ता अभी भी जारी है। तो ये इंडिया की तरफ से कोई जारियत 25 मई के बाद भी उसका कोई मौका या कोई चांस अभी भी बनता है। ताहम जो आज पाकिस्तान की तरफ से एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, जो एक्सरसाइज जो इन्होंने इंडस का वो किया है, एक अब्दाली वेपन सिस्टम का जो टेस्ट किया है, ये पाकिस्तान की तरफ से भी मैसेज दिया गया है, ख़ासतौर के ऊपर जो इंडिया की तरफ से इंडस वाटर ट्रीटी है उसको अबेंस में रखने के हवाले से था। तो पाकिस्तान ने उनका जो इंडस ब्रेकर के हवाले से ये जो आज मिसाइल वो टेस्ट किया है, तो ये पाकिस्तान की तरफ से भी एक पैगाम दिया गया है कि पाकिस्तान ना तो खामोश बैठेगा और ना ही इस हवाले से कोई इंडियन किसी भी किस्म की जारियत हो, चाहे वो आबी हो या मिलिटरीली हो, वो पाकिस्तान इसको बर्दाश्त करेगा। राइट, एजाज सैयद साहब, न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन की ऑफ़र, इसको आप किस तरीके से देखते हैं, और अगर भारत इसका कोई पॉजिटिव जवाब नहीं देता तो ये दुनिया को क्या तासुर देगा? फराज, पहली बात तो ये है कि पूरी दुनिया का जो मौजूदा ऑर्डर ये है कि कोई ऑर्डर दुनिया में मौजूद नहीं है। अमरीकी जो हेजमनी है वो 2 वजह से ख़त्म हो चुकी हुई है। एक तो उनकी अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट है कि वो दुनिया के मामलात में मुदाखलत कम से कम करेंगे और ज़्यादा फर्स्ट अमेरिका के नारे पर तवज्जो देंगे। अभी पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो टेंशन हुई उसमें अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट कुछ बयानात भी आए, लेकिन कोई इतनी ज़्यादा एक्टिविटी नज़र नहीं आई, क्योंकि ख़ुद अमेरिका के किरदार को बहुत सारे ममालिक बिलखुसूस पाकिस्तान इस लेंस से देखता है कि अमेरिका की शराकतदारी हिंदुस्तान से ज़्यादा है और पाकिस्तान से कम है। लेकिन इस सारे तनाज़र में स्विट्ज़रलैंड जो कि एक बड़ी सेन वाइज तस्वर होता है, इसी तरह यूरोपीय यूनियन, जर्मनी, नॉर्वे, डेनमार्क, ये वो ममालिक हैं कि दुनिया में जब ऑर्डर ख़त्म हो चुका हुआ है तो ये वो ममालिक हैं जहाँ पर सेंस की बात की जाती है, दलील की बात की जाती है और पूरी दुनिया में अमन लाने की जेन्युइन बात की जाती है, क्योंकि ये वो ममालिक हैं जिनके अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है, ना ही अपना कोई ऐसी हेजिमनी की कोई इंटरेस्ट इनकी मौजूद है। स्विट्जरलैंड की तरफ से ये बात जो कही गई है इसका एक बैकग्राउंड है, और बैकग्राउंड ये है कि 1971 में जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक जंग भी हुई, मशरकी पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश बन गया, तो उस वक्त बांग्लादेश को इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान ने कबूल नहीं किया था और हिंदुस्तान के साथ भी हमारी एक डिस्प्यूट जारी थी। उस मरहले में जो कि पाकिस्तान की तारीख का इंतहाई अहम और इंतहाई नाजुक मरहला था, उस मरहले में स्विट्जरलैंड ने बड़ा गैर मामूली किरदार अदा किया था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो एस्केलेशन है उसको कम करने के लिए और इख्तलाफात ख़त्म करने के लिए स्विट्ज़रलैंड की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने, और स्विट्ज़रलैंड की उस वक्त पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में जो एम्बेसी है उसने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया था। तो ये एक बैकग्राउंड है कि ये स्विट्ज़रलैंड अगर सामने आया है तो ये पहली दफ़ा नहीं है, ये माजी में आ चुका है। अब स्विट्ज़रलैंड ने जो ऑफर की है मेरे ख्याल में बड़ी सेन है, लेकिन अगेन वही बात है कि हिंदुस्तान के पास अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जिसमें क्लियरली ये बात साबित होती हो कि पाकिस्तान इस सारे वाक़े में बराह रास्त पाकिस्तान का कोई किरदार या फुटप्रिंट नज़र आता हो। हिंदुस्तान ज़्यादातर अपना जो केस है वो पुराने वाक़यात से बिल्ड कर रहा है, जिनका ज़ाहिर है एक इस सारे मामले से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। माजी में भी जो वाक़यात हुए उसमें भी पाकिस्तान ने बाज़ केसेस में मुकदमात भी कायम किए, लोगों को भी गिरफ्तार किया, और मुंबई का जो मामला था मुंबई अटैक्स का, उसका केस तो अभी भी पाकिस्तान में अदालतों में मौजूद है। बल्कि पाकिस्तान की अदालत ने एक ऑर्डर दे रखा है कि मुंबई अटैक के सिलसिले में जिन लोगों ने स्टेटमेंट ली थी अजमल कसाब की और जिन डॉक्टर्स ने उसकी जायज़ा लिया था उसकी डेड बॉडी का,
उन तमाम लोगों को पाकिस्तान की अदालतों ने बुला रखा है, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से उस पर रिस्पॉन्स नहीं आया, जिसकी वजह से ये मामला भी पाकिस्तान में रुका हुआ है। तो मेरे ख्याल में बड़ी साइब राय है। अगर दलील और अकल की बुनियाद पर देखें तो मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा, लेकिन एक वजह जो मुझे लगता है कि कोई ना कोई स्ट्राइक वो तब भी कर सकता है, वो उसकी डोमेस्टिक ऑडियंस है, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उनकी एक डोमेस्टिक वे ऑफ पॉलिटिक्स है, उनकी बीजेपी की एक डोमेस्टिक ऑडियंस है, उनका वोट बैंक है, जो कि इस ख्याल के ऊपर या इस नारे के ऊपर बुनियाद करता है कि वो जो हिंदू नेशनलिज्म या इंडियन नेशनलिज्म जो है वो उसको सुपीरियर जानते हैं। तो मेरे ख्याल में एक आर्ग्यूमेंट के अलावा मेरे पास मेरा नहीं को ख्याल को कोई ऐसी बात समझने की है कि जिसकी बुनियाद पे हिंदुस्तान पाकिस्तान में किसी को स्ट्राइक कर सकता। राइट। अब माजी में भी हमने देखा है कि मिसकैलकुलेशन की एक तारीख रही है भारत के साथ। अगर हमने पुरानी जंगों की बात की जाए, कॉन्फ्लिक्ट की बात की जाए, इस बार इस तरह से इन्वेस्टिगेशन से कतराना कुछ इसी तरफ इशारा हमें देता दिखाई दे रहा है। डिस्कशन का सिलसिला जारी रहेगा। पैनल हमारे साथ मौजूद है, एक ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक। इरशाद भट्टी साहब, हम ये देख रहे हैं कि भारत में किसी भी तरह का कोई बहरान, कोई मसला आता है तो इसका इल्ज़ाम हमेशा की तरह एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की तरफ बढ़ा दिया गया है भारत की जानिब से। क्या लग रहा है कि इंटरनेशनली ये रवैया जो बढ़ता जा रहा है, क्या ये भारत को आइसोलेट कर रहा है, और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसकी हिमायत में आलमी रद्द-ए-अमल क्या भारत के बयानिए को कमज़ोर कर रहा है? जी बिल्कुल। जो कल भारत था, जो एक सेकुलर भारत था, जमहूरियत की कदर करने वाला, इंसानी हकूक़ की कदर करने वाला, आज़ादी इज़हार राय वाला भारत, उसकी एक और अहमियत थी। और फिर कल भारत जो था, अब ये नरेंद्र मोदी साहब वो हैं जिन पर कल तक अमेरिका जाने पर पाबंदी थी। 3000 इन्होंने मुसलमान मारे गुजरात में, और जो फ़ख्र करते हैं कि पाकिस्तान तोड़ने में मेरा हाथ है, तो मैंने अमली तौर पर उसमें हिस्सा लिया पाकिस्तान तोड़ने में। तो अब ये वज़ीर आज़म है, और वो जो एक RSS की वो है इंतहा पसंद वो, और फिर अक़लियतों से जो जुल्म व सितम है वो पूरी दुनिया देख रही है। फिर भारत उस वक़्त उसको एक अनडाउटेबली बड़ा मुल्क है, लेकिन उस वक्त उसको नुकसान पहुंचा जब उसने बताया अमली तौर पर कि हाँ मैं दहशतगर्दी करवा सकता हूँ। अमेरिका में दहशतगर्दी करवाई, कनाडा में दहशतगर्दी करवाई, बांग्लादेश में दहशतगर्दी करवाई, बर्मा में दहशतगर्दी करवाई, म्यांमार में दहशतगर्दी करवाई, और फिर भारत के डिप्टी मिनिस्टर ने माना कि हमने पाकिस्तान में 20 बंदे मारे हैं। तो भाई वो है। फिर कुलभूषण साहब अभी भी हमारे पास है। मैं तो पता नहीं, हैरान हूँ कि उनको हवा क्यों नहीं लगवाई जाती, उनके बयानात चलवाए जाएँ, उनके ताज़ा बयानात चलवाए जाएँ, दुनिया को बताया जाए कि हमारे पास कुलभूषण साहब अभी भी मौजूद हैं। फिर बलूचिस्तान में नरेंद्र मोदी साहब का खुद बयान है कि बलूचिस्तान के लोग मुझे आवाज़ें देते हैं, मतलब कि मैं उनके पीछे हूँ। फिर बजरिया अफ़गानिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हुआ, तो ये सारा जो है ये कौन कर रहा था? ये भारत। तो इस इमेज के साथ पूरी दुनिया देखें, पूरी दुनिया इतना माना कि मफादात की दुनिया है, लेकिन क्या कोई सबूत के बगैर, किसी तहकीक के बगैर, किसी इंक्वायरी के बगैर दुनिया में कहीं ऐसे हुआ है कि कोई दहशतगर्दी का वाकया हुआ हो, 6 किलोमीटर दूर पुलिस स्टेशन में 10 मिनट बाद FIR दर्ज हो, और उस FIR में लिखा जाए कि ये सरहद पार से दहशतगर्द आए थे और बैरूनी आकाओं की इमाम पर सारा कुछ हुआ है? दुनिया में कहीं ऐसा हुआ है? तो कौन ओन करेगा ये सारा कुछ? तो नरेंद्र मोदी साहब का एक ये तरीक़ाकार है कि वो चीज़ों को इस तरह, पाकिस्तान दुश्मनी उनका एक ख़ास सियासत का एक बड़ा हिस्सा है, तो वो उस पर कर रहे हैं। लेकिन इस बार मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तरफ से भी, और ये फ़ख्र ने जो अभी आज कहा कि ये जो मिसाइल टेस्ट हुआ है, नरेंद्र मोदी साहब तक खबर पहुंच गई होगी, तो उम्मीद है कि कुछ थोड़ी बहुत इससे भी उनके दर्द में अफाका हुआ होगा। तो कहने का मकसद ये है कि इस बार कहानी भी नहीं बनी, दुनिया भी नहीं तावन कर रही, और हमारा जवाब भी है कि फिर अगर जंग तो नहीं चाहते, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आ जाएं। कहानी की जो मिसकैलकुलेशन है वो इस बार भी देखी गई है, लेकिन इंटरनेशनल जो रिस्पांस एक्सपेक्ट कर रहा था भारत, शायद वो उन्हें मिल नहीं पाया है। उमर चीमा साहब, आप क्या समझते हैं, भारत का जो बयानिया है, वर्ल्ड इज़ नॉट बाइंग इट एनी मोर, इस तमाम तर मामले के बाद क्या लग रहा है कि भारत का जो इमेज जो माजी में था उसमें बहुत फ़र्क आया है?
हमले के बाद और जो पहले एक हर बंदा पाकिस्तान को शक की नज़र से देख रहा होता था, इस दफ़ा वो तमाम ममालिक इन अ सेंस पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के साथ वो इस तरह खड़े हैं कि जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो कहते हैं कि दैट मेक सेंस, कि अगर पाकिस्तान कह रहा है कि भाई आप हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप कोई एविडेंस लेकर आएँ, तो वो भी कहते हैं कि ये तो एक फेयर डिमांड है। अब इस पे इंडिया के पास कुछ नहीं है, और उसके बाद फिर वो जो भी इस तरह का तकाजा करता है या जो भी इस मामले में पाकिस्तान की सपोर्ट करता है इस आर्गूमेंट की, तो वो उसकी ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं। अभी एक जो रिसेंट बयान है जो कि एक उनके जेडी वैंस का है, जो कि नायब सदर हैं अमेरिका के, वो पाकिस्तान में उसको इस तनाज़र में देखा जा रहा है कि जैसे शायद वो पाकिस्तान के खिलाफ है। इंडिया वाले जो हैं उन्हें वो खुद उसकी जेडी वैंस की ट्रोलिंग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसने पाकिस्तान के बारे में सही बात नहीं की, इसने, और वैसे अगर आप इसको एज अ थर्ड पर्सन या डिस्पैशनेटली अगर आप पाकिस्तानी या इंडियन बन के ना सोचें, तो आपको लगता है कि बेसिकली उसने अपने आप को एक बैलेंस करने की कोशिश की है। उसने किसी की भी कोई ख़ास बात नहीं की। यानी कि अगर उसने ये बात की है कि भाई इंडिया जो है, यानी कि उसका वो कहता है जी कि मेरा स्ट्राइक का राइट बनता है, तो उसने कहा कि भाई कोई ऐसा काम ना करना कि जिससे टेंशन बहुत ज़्यादा फैल जाए। तो जैसे एक दोनों साइड को बैलेंस करते हैं ना, इस तरह का उसने बयान दिया है। तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी जो ट्रंप इंतज़ामिया आई है, ये जो 9/11 के बाद इंडिया को एक अमरीकी छतरी हासिल रही है, वो छतरी अब उठ गई है। हालांकि तसव्वुर ये किया जाता था कि जितने इंडियन अमेरिकन ट्रंप इंतज़ामिया में शामिल हैं, तो ये ख्याल किया जाता था कि इंडिया का अमेरिका का बहुत ज़्यादा झुकाव इंडिया की तरफ होगा, लेकिन अभी तक ये बात कहीं नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह उसकी ट्रंप की अपनी तरजीहात हैं। इनको पहले चाइना के खिलाफ इंडिया की ज़रूरत होती थी, अभी वो उसको टैरिफ के महाज पर लड़ रहे हैं, वो सिक्योरिटी के फ्रंट पर लड़ ही नहीं रहे। और दूसरा, उनको ये भी एक आइडिया हो गया कि वो एक ये चाइना की रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, कि वो आमतौर पे ये ख्याल किया जाता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हो रही है, जो अमेरिका में जो सामान जाता है, इंडिया की वो कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि चाइना जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का कोई 33% जो है वो मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है, और इंडिया में 2-3% हो सकती है। चाइना इंडिया उसको रिप्लेस नहीं कर पा रहा, तो लिहाजा उनका भी इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो इस वजह से इंडिया को एक पहली दफ़ा काफ़ी देर के बाद बड़ी एक तन्हाई का भी एहसास हो रहा है, और उनमें वो कॉन्फिडेंस भी नहीं है जिसकी वो धमकियां दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमने अटैक करना है, ये बात भूल जाए। इन्होंने कोई इनमें ये कैपेसिटी नहीं है। और जो इनके साथ पहले पुलवामा के केस में हो चुका है, उसके बाद ये बात ये अटैक का प्लान करते हुए भी पहले 100 दफ़ा सोचेंगे कि अगर हमने कोई इस तरह की कुछ सर्जिकल स्ट्राइक की और हमने अगर एक थप्पड़ लगाया तो आगे को 10 थप्पड़ पड़े, तो फिर हमारे साथ क्या होगा। हम तो अपने आप को एक ग्लोबल पावर के तौर पे प्रोजेक्ट करते हैं, हम कहते हैं कि हमारा जी पाकिस्तान के साथ मुवाजना नहीं है, और अगर 10 थप्पड़ लगा दिए तो फिर हम क्या करेंगे। तो लिहाजा ये कर नहीं सकते, और ना उनको कोई इंटरनेशनली सपोर्ट मिल रही है, और ना ही उनकी अपनी ये कैपेसिटी है। वो यानी कि बस यही अपने लोगों को जिस अंदाज में, बिल्कुल, अगर कोई गलती करता है भारत, तो अंदाजा होगा भारत को भी कि किस तरह का रद्द-ए-अमल आ सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान इस तमाम तर मामले में सिफारती तौर पर किस हद तक कामयाब है, इस पर भी बात करेंगे। डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। फ़खर दुरानी साहब, क्या समझते हैं कि तमाम तर मामले पर इंटरनेशनली जो रिस्पांस आ रहा है उसमें हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दुरुस्त माना जाता है या फिर इसको थोड़ा सा फेवर किया जा रहा है। पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली किस तरह से इस मामले को लेकर चल रहा है, क्या ये एक अच्छा अमल है? बिल्कुल, एक तो देखिए इसकी दो वजूहत हैं। एक तो पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त जो चालें चली हैं। एक तो जो शुरू से ही पाकिस्तान की तरफ से एक इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल किसी भी प्लेटफॉर्म से इसका तहकीकात का मुतालबा वो एक तरफ हो गया, लेकिन जो इंडिया की तरफ से उस तरह रिस्पॉन्स नहीं मिला जिस तरह माजी में मिलता था, तो उसकी 3 वजूहत हैं। एक तो ये है कि जो इंडिया की तरफ से वही जो जल्दबाजी में जैसे ही ये अटैक होता है पहलगाम का, विद इन 10 मिनट्स इंडियन मीडिया और उसकी तरफ से ये पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा देना। 10 मिनट में अभी तक वहाँ पे रेस्क्यू के लिए टीमें नहीं पहुँची थी और पाकिस्तान के खिलाफ इल्ज़ाम लगा दिया गया था। तो इससे एक इंडियन साइड का जो बयानिया था वो कमज़ोर हुआ है। दूसरी जो 2 वजूहात हैं, एक तो उसमें नैरेटिव फटीक का भी बड़ा वो है कि कोई भी मामला होता है इंडिया के अंदर, कोई छोटा सा भी मामला होता है तो वो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात और पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। दुनिया ये अब सुन सुनकर तंग आ चुकी है। और जो तीसरा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से
से मैं समझता हूँ कि इंडिया को अब सीरियसली इसलिए नहीं लिया जाता इंटरनेशनल कम्युनिटी में, वो है जो इंडिया की तरफ से एक्टिविटीज़ की गई हैं, चाहे वो कनाडा के अंदर हों, अमेरिका के अंदर हों या दीगर ममालिक के अंदर, जिस तरह से सिखों के ख़िलाफ़ वहाँ पे कार्रवाइयाँ की गई हैं और स्टेट स्पॉन्सर्ड जो दहशतगर्दी की गई है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसकी वजह से ख़ास तौर पे जो 5 आई कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ से अब ये इंडिया को हमेशा मशकूक नज़र से देखा जाता है कि ये इंडिया तो खुद इस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा है। इस वजह से ये जो 3 मैं समझता हूँ वजूहात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी अब वो इंडिया को उस तरह रिस्पॉन्स नहीं देती जिस तरह माजी में, चाहे वो 2019 हो, 2016 वाला हो या उससे पहले के वाक़यात हों, उसमें मिलता था। ठीक। अच्छा एजाज सईद साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या इंडिया अपने अंदरूनी सियासी मकासद को पूरा करने के लिए इलाकाई अमन, खित्ते का जो अमन है, इसको कुर्बान कर रहा है? फराज, मेरा ये ख्याल है कि हिंदुस्तान जितनी बड़ी जमहूरियत है, जितनी आप देखें इतनी आबादी है इस मुल्क की, और उसके प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है ये कह के कि हिंदुस्तान की हुकूमत के जो मौजूदा इक़दाम हैं, पर्टिकुलरली आज एक रोज़ पहले उन्होंने एक फ़ैसला लिया है, और वो फ़ैसला ये है कि पाकिस्तान से आने वाली जितनी भी मेल है, खत भी लिखते हैं, आपको पता है बहुत सारी पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी आबादी है जो हिंदुस्तान से आई है, और हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ी आबादी है जो पाकिस्तान जब पार्टीशन हुआ था तो इस साइड से उधर गई थी। तो दोनों के आपस में एक बहुत बड़े तबका है दोनों मुल्कों में जो आपस में खतो खताबत करता है, एक दूसरे को अखबारात, मैगजीन, किताबें भेजता है। तो अब और भी बहुत सारे लीगल इशूज़ भी हैं, कागजात लीगल आते जाते हैं। तो हिंदुस्तान की तरफ से उनकी वजारत मवासलात, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उनके डिप्टी डायरेक्टर जनरल ने उस नोटिफिकेशन को साइन किया है कि कोई भी जो पाकिस्तान से आने वाली मेल है वो अब भारत में दाखिल नहीं होगी और भारत से कोई मेल उधर नहीं जाएगी। ये मेरा ख्याल है कि इस तरह के इकदाम करके हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है, मौजूदा गवर्नमेंट, हिंदुस्तान के अंदर एक सेकुलरिज्म की जो हिंदुस्तान की एक लुक थी, जो सेकुलर फैब्रिक ऑफ इंडिया था, उसको डैमेज कर रही है। इससे पाकिस्तान को शायद कम नुकसान होगा। मेरे ये ख्याल है कि हिंदुस्तान की अपनी आबादी, हिंदुस्तान की अपनी नई नस्ल और हिंदुस्तान के फ्यूचर के ऊपर इसके बड़े बुरे असरात पड़ेंगे। ठीक है, पाकिस्तान की इकोनॉमी कमज़ोर है, ठीक है, पाकिस्तान भारत के मुकाबले में छोटा मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये इक़दाम नहीं किए गए। हाँ, पाकिस्तान ने माजी में ज़रूर ये कदम उठाया था जो कि नहीं उठाया जाना चाहिए था, कि जब हमने हिंदुस्तान के चैनल्स को यहाँ पर बंद किया, और आज नहीं बंद किया, बहुत पहले बंद कर दिया था। हिंदुस्तान ने आज आके वो चैनल्स भी पाकिस्तान के बंद किए हैं और इतनी पाबंदियां आयद कर दी हैं कि कोई पाकिस्तान की तरफ देखे भी ना। मेरे ख्याल से कोई भी नॉर्मल रियासतें इस तरह आगे बढ़ नहीं सकती। तो हिंदुस्तान के हुकूमत को और पर्टिकुलरली हिंदुस्तान के अवाम को चाहिए कि वो अपनी हुकूमत के ऊपर जोर दें कि इस तरह के इक़दामात से हम इस साउथ एशिया में नॉर्मल फ़िज़ा पैदा नहीं कर सकेंगे, और साउथ एशिया में नॉर्मल फ़िज़ा इस मुल्क के लिए ही नहीं, पाकिस्तान के लिए ही नहीं, हिंदुस्तान के अमन के लिए, पाकिस्तान के अमन के लिए और साउथ एशिया के बाकी ममालिक के अमन और माशी तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक, बहुत शुक्रिया एजाज सैयद, शाद भट्टी साहब, फ़खर दुरानी और उमर चीमा हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम से फ़िलहाल इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।